बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम नाज़रीन को राह दिन चैनल में दिल की गहराई से खुश आमदीद। नाज़रीन, मैं कुछ फेसबुक के ऊपर पोस्ट देख रहा था। एक हिंदू भाई की पोस्ट में लिखा था कि मुग़लों ने भारत को क्या दिया है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मुग़लों ने भारत को नहीं लूटा बल्कि उन्होंने हमें अमीर बनाया है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ एक लंबे स्वतंत्रता संघर्ष के बाद भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की। शायद इसीलिए ऐतिहासिक ज्ञान और समझ की कमी के कारण हम सभी विजय को उपनिवेश के रूप में देखते हैं। उपनिवेश का वर्णन प्रोफेसर हरबस मुखिया ने एक भूमि और उसके लोगों के शासन के रूप में आपकी और मुख्य रूप से दूर के देश में रहने वाले लोगों के समुदाय के आर्थिक लाभ के लिए किया है। मुगल विजेता के रूप में भारत में आए लेकिन उपनिवेशवादी न होकर भारतीय बने रहे। प्रोफेसर मुखिया कहते हैं, उन्होंने भारत के साथ सामूहिक पहचान और भारत के साथ अपनी अविभाज्य पहचान बना दी। वास्तव में मुखिया का कहना है कि मुगलों के विदेशी होने का यह मुद्दा कभी चर्चे का विषय नहीं था। इसीलिए उन्होंने जिस देश को अपना बनाया था उस देश को एकीकृत और आत्मसात किया। इसका कोई कारण नहीं था, क्योंकि अकबर के बाद सभी भारत में पैदा हुए थे, जिनमें कई राजपूत माताएं थी। भारतीयता पूरी थी। बाबर ने दौलत खान लोदी के इशारे पर भारत पर आक्रमण किया था और 1526 ईस्वी में पानीपत में इब्राहिम खान लोदी की सेना को हराकर दिल्ली का राज्य जीता था। इस प्रकार मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। अधिकांश मुगलों ने भारतीय शासकों के विशेषकर राजपूतों के साथ विवाह गठबंधन का अनुबंध किया। उन्होंने उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त किया और अंबर के कचवाहा राजपूत ने सामान्य रूप से मुगल सेना में सर्वोच्च सैन्य पदों पर कब्जा किया। मुगल शासकों के साथ पहचान की ये भावना, जिसने भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 ईस्वी में खड़े हुए भारतीय सिपाही का नेतृत्व किया, जो वृद्ध व कमजोर और शक्तिहीन मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की ओर रुख करते थे। उसे भारत के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक करने और अपने बैनर के तहत लड़ने के लिए रखा गया था। 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक मुगल साम्राज्य दुनिया में सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली राज्य था और फ्रांसीसी यात्री फ्रेंकोस वेनियर के रूप में जो 17वीं शताब्दी में भारत आए थे, लिखा था, सोने और चांदी दुनिया के हर तिमाही से भारत आते हैं। शेरशाह और मुगलों ने सड़कों, नदी, परिवहन, समुद्री मार्गों, बंदरगाहों को विकसित करके और कई अंतर्देशीय टोलों और करों को समाप्त करके व्यापार को प्रोत्साहित किया। भारतीय हस्तशिल्प का विकास हुआ। सूती कपड़े, मसाले, इंडिगो, ऊनी और रेशमी कपड़े, नमक आदि जैसे निर्माता सामानों में एक संपन्न निर्यात व्यापार था। भारतीय व्यापारी अपनी शर्तों पर व्यापार करते थे और भुगतान के रूप में केवल बुलियन लेते थे, जिससे सर थॉमस रो ने कहा कि यूरोप एशिया का समुद्र बनने के लिए खून बहा रहा है। ये वो व्यापार परंपरागत रूप से हिंदू व्यापारी वर्ग के हाथों में था, जिन्होंने व्यापार को नियंत्रित किया था। वास्तव में बेनियर ने लिखा था कि हिंदुओं के पास विशेष रूप से देश का व्यापार और धन था। मुसलमानों ने मुख्य रूप से उच्च प्रशासनिक और सेना के पदों को धारण किया। अकबर द्वारा स्थापित प्रशासन की एक बहुत ही कुशल प्रणाली थी और वो वाणिज्य के वातावरण को सुविधाजनक बनाया था। ये वो था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल साम्राज्य से व्यापार रियायतें लेने के लिए प्रेरित किया था, अंत इसे नष्ट कर दिया। 2016 में समयोजित आधार पर भारत का विश्व जीडीपी का 7.2% था। 1952 में भारत का जीडीपी 3.8% था। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि वास्तव में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश क्राउन में सबसे चमकीला गहना प्रति व्यक्ति आय के मामले में दुनिया का सबसे गरीब देश था। क्योंकि अब ये स्थापित हो गया है कि मुगलों ने पैसे नहीं छोड़े, इस बात की चर्चा करें कि उन्होंने क्या निवेश किया। उन्होंने बुनियादी ढांचे में निवेश किया, महान समारोहों का निर्माण किया, जो एक स्थानीय और पर्यटन ड्रॉ है, जो सालाना करोड़ों रुपए कमाते हैं। लोकसभा में संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल की औसत वार्षिक टिकट बिक्री 21 करोड़ रुपए है। पिछले साल ताजमहल में आंकड़ों की संख्या में गिरावट देखी गई और आंकड़े 17.8 करोड़ रुपए थे। कुतुब कॉम्प्लेक्स के टिकट बिक्री 10 करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन करता है,
लाल किला और हुमायूं का मकबरा प्रत्येक 6 करोड़ रुपए का उत्पादन करता है। एक समंदर नई शैली जिसे इंडो इस्लामिक वास्तुकला के रूप में जाना जाता है, जिसने दोनों का सबसे अच्छा जन्म लिया। मुगल पेंटिंग, गहने, कला और शिल्प कई पश्चिमी संग्रहालय और गैलरी की प्रमुख संपत्ति है, क्योंकि उन्हें 1857 में और बाद में लूट लिया गया था। कुछ भारतीय संग्रहालयों में भी देखे जा सकते हैं। मुगलों की महानता कम से कम इस तथ्य में शामिल थी कि उनको दरबार और सरकार के प्रभाव से समाज को प्रभावित किया, जिससे इससे सद्भाव का एक नया पैमाना मिला। इस प्रकार से यह कहना कि मुगलों ने भारत को लूटा तथ्यों का मध्य कारण है। इतिहास की किताबों में इतिहास पढ़ना हमेशा सबसे अच्छा होता है। जहाँ कोई व्यक्ति व्हाट्सएप पर तथ्यों को प्राप्त नहीं कर सकता है, जहाँ लोग अक्सर अपने पूर्वाग्रह के अनुसार गलत डेटा और जानकारी साझा करते हैं। तो नाजरीन, कभी भी मुगलों को लुटेरे ना समझे। तो नाजरीन, मुझे दीजिए इजाजत, मिलते एक दूसरे वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल राहे दिन की को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली दूसरी वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया।